आदाब, मैं हूं आपके साथ अनुराग सिंह। फ्रेश एंड फास्ट यानी कि खबरें आपको दिखाएंगे कट टू कट। शुरुआत करते हैं फ्रेश एंड फास्ट की आसमानी आफत से जुड़ी अब तक की सबसे बड़ी खबर के साथ। महाराष्ट्र के रायगढ़ में बहुत बड़ा हादसा सामने आया, जहां रायगढ़ जिले के खालापुर में जबरदस्त लैंडस्लाइड हुई है। भारी बारिश से इरशालबाड़ी गांव में भूस्खलन, जहां मलबे में 50 से 60 घर दबे होने की खबर है। मलबे में दबने से 5 लोगों की मौत की जानकारी। बड़ी बात यह कि 100 से ज्यादा लोग अभी भी मलबे में दबे हुए हैं, जिन्हें बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू चलाया जा रहा है। घटना रात 11:30 से 12 बजे के बीच की है। मौके पर एनडीआरएफ की टीमें पहुंच चुकी हैं। राहत और बचाव अभियान चलाया जा रहा है और अब तक 30 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। 100 से ज्यादा लोग अभी भी मलबे में दबे हैं। कोशिश की जा रही है कि जितनी जल्दी हो सके लोगों को मलबे से सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाए। तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने, क्योंकि जैसे जैसे वक्त बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इसकी विभीषिका बढ़ती चली जाएगी। आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर आप देख पाएंगे कैसे भूस्खलन हुआ है और कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पहली तस्वीर रेस्क्यू ऑपरेशन की है, जहां पर जल्दबाजी में लोगों को निकालने की कोशिश की जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप तस्वीरें देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि कैसे पूरा का पूरा गांव मिट्टी में दफन हो चुका है। और मौजूदा हालातों को अगर आप देखें तो वहां पर आपको घर ढूंढ पाना मुश्किल है, और ऐसे में ये पता लग पाना भी मुश्किल है कि कितने लोग अंदर फंसे हुए हैं। फिलहाल बताया जा रहा है कि 40 से 50 घर इसमें दब चुके हैं और 150 से ज्यादा जिंदगियां जो हैं वो मुश्किल में फंसी हुई हैं। अब आपको बता दें कि भयंकर भूस्खलन से कैसे पूरा गांव मिट्टी में दफन हो चुका है। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में हादसा हुआ, जहां इरशालबाड़ी गांव में लैंडस्लाइड हुई है। इरशालगढ़ पर्वत के हिस्से गांव पर गिर गए, जहां भारी बारिश के दौरान ये लैंडस्लाइड हुई। बुधवार की रात 11:30 से 12 बजे के बीच की यह घटना बताई जा रही है। लैंडस्लाइड से 40 से 50 घर ऐसे हैं जो दब चुके हैं। गांव का 90% हिस्सा मलबे में समा चुका है। 100 से 150 लोगों के दबे होने की खबर है। आंकड़ा और बढ़ भी सकता है, जो आशंका है। रेस्क्यू ऑपरेशन में एनडीआरएफ की 2 टीमें जुटी हुई हैं, जो लगातार लोगों को जल्द से जल्द रेस्क्यू करके बाहर निकालने की कोशिश कर रही है। इस बीच रायगढ़ घटना पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, घटनास्थल पर पहुंचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे। मामला चूंकि बड़ा है, खुद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं। राहत और बचाव कार्य को लेकर एकनाथ शिंदे की ओर से जानकारी जुटाई जा रही है। कैसे लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है, कितना हिस्सा प्रभावित हुआ है, इन सब की जानकारी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने ली। ये तस्वीरें हम आपको तब की दिखा रहे हैं जब घटनास्थल पर पहुंच रहे थे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे। अंदाजा लगाइए, पूरा का पूरा गांव अगर मिट्टी में दब जाए तो क्या होगा। यहां पर घरों के नामो निशान मिट चुके हैं और अब सबसे पहली प्राथमिकता है लोगों को जल्दी से जल्दी इस मलबे से बाहर निकालने की। और ऐसे में राहत बचाव कार्य को लेकर क्या स्थिति है, खुद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की नजर बनी हुई है। वो घटनास्थल पर पहुंचे और उन्होंने वहां पर स्थिति का जायजा लिया। 2 एनडीआरएफ की टीमें लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन को चला रही हैं और अभी तक 30 लोगों को बाहर निकाला जा चुका है, लेकिन अभी भी 100 से ज्यादा लोग फंसे हो सकते हैं। स्थिति बहुत विकराल नजर आ रही है। मौजूदा समय में क्या हालात है और कैसे रेस्क्यू किया जा रहा है, रायगढ़ से हमारे सहयोगी राकेश त्रिवेदी हमारे साथ जुड़ गए। राकेश, क्या तस्वीरें दिखाएंगे आप फिलहाल? देखिए, मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगा इस बेस कैंप की, जो खोपोली के नानी वाली विलेज की है। और यहाँ से जो तकरीबन यहाँ से 2 किलोमीटर ऊंची चढ़ाई बताई जा रही है, जहाँ पहुंचने के लिए जो बचाव टीम है उसे कम से कम 1.5 से 2 घंटे का वक्त लग रहा है पैदल जाने के लिए। और कई सारे जो इक्विपमेंट्स हैं उन्हें लेकर के उन्हें वहां पर जाना है और इसीलिए जो है यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन में काफी खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल यहाँ पर एनडीआरएफ की टीमें मौजूद है, स्टेट डिजास्टर की टीमें मौजूद है। खुद मेरे बगल में आप देखिए एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री जो है वो यहाँ पर मौजूद है, अधिकारियों से जानकारी ले रहे हैं, हालात का जायजा ले रहे हैं। अभी तक आधिकारिक तौर पर जो है कोई कैजुअलिटी की जानकारी नहीं मिली है, लेकिन जो सूत्रों से हमें जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक अब तक 5 लोगों के जो शव हैं वो बरामद किए गए हैं। तकरीबन 25 लोगों को यहाँ पर रेस्क्यू किया गया है। अभी भी जो है 25 से 30 मकान मलबे में फंसे होने की आशंका जताई जा रही है, जिसमें तकरीबन 50 से ज्यादा लोग। ठीक है राकेश, आप नजर बनाए रखिए। खुद मुख्यमंत्री इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए। उम्मीद की जानी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वक्त रहते रेस्क्यू किया जा सकेगा। इस बड़ी खबर पर टाइम्स नाम नवभारत की नजर बनी हुई है। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, भारी बारिश से जुड़ी एक और बिग ब्रेकिंग। महाराष्ट्र में भारी बारिश से मुसीबतें काफी बढ़ गई हैं। रत्नागिरी रायगढ़ जिले में बाढ़ जैसे हालात हैं। बाढ़ बारिश से जलमग्न हो चुका है आपका गांव। आपको बता दें, पाताल गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ आ गई। 5 किलोमीटर दूर तक जलभराव से गांवों का संपर्क आपस में टूट चुका है। महाराष्ट्र में हो रही लगातार बारिश की वजह से रायगढ़ जिला पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है। रायगढ़ के रसायनी के पास आपका गांव जलमग्न हो गया। गांव से सटी पाताल गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने के चलते नदी का स्तर इतना ज्यादा हो चुका है कि पूरा गांव ही पानी में समा चुका है। पूरे इलाके में बाढ़ जैसे हालात हैं। लोगों को आवाजाही में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। 4 तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। ग्राउंड जीरो पर हालात क्या है, इसको लेकर ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आप देखिए। ये जो
नेचुरल पोजीशन है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे इस वक्त जो पानी है वो मेरे पेट तक पहुँच चुका है, कमर के ऊपर तक आ चुका है। और जैसे जैसे अब हम थोड़ा सा आगे जाएंगे मुझे बताया जा रहा है कि शोल्डर तक जो है वो पानी आ जाएगा और कंधे तक पानी में जो है आप जाते हुए रास्ता पार कर सकते हैं। ये जो रास्ता है ये आपका गाँव की तरफ जाता है, पनवेल में रासायनिक से जुड़ता है। और क्योंकि इतना ज़्यादा पानी इसीलिए ये 2 व्हीलर और 4 व्हीलर से डिस्कनेक्टेड है और गांव के लोग वहाँ फंसे हुए हैं, वहाँ पे मदद की कोई चीज़ नहीं पहुँच पा रही है। और हम कोशिश कर रहे हैं कि महाराष्ट्र में बाढ़ की जैसे जो ये हालात निर्माण हुए इसकी हर तस्वीर हम आप तक पहुँचाएं। सिर्फ टाइम्स नाउ नव भारत पर। और अगली बड़ी खबर महाराष्ट्र के जलगांव से, जहां भारी बारिश से ओवरफ्लो हथनूर बांध हो चुका है, जहां हथनूर डैम से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है और पानी छोड़े जाने की वजह से तापी नदी का जलस्तर बढ़ चुका है। तापी नदी के किनारे गांव को अलर्ट कर दिया गया है। महाराष्ट्र का जलगांव लगातार हो रही बारिश के चलते तरबतर हो चुका है, जिसका असर हथनूर बांध पर दिखाई दे रहा है। सीजन में पहली बार हथनूर बांध के सभी 41 गेटों को खोला गया है। सैलाब का शोर और पानी की रफ्तार अब जरा इस तस्वीर में देखिए। और तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। इस सैलाब के शोर से आप समझ सकते हैं कि ये कितने विकराल बाढ़ है और 41 के 41 गेट पहली बार इस बारिश में खोलने पड़े हैं। और ऐसे में आप समझ सकते हैं कि भारी बारिश से कैसे वहां के लोगों की मुश्किलें जो हैं वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी हैं। इधर महाराष्ट्र के जलगांव से एक और बड़ी खबर आपको बता दें। लगातार बारिश से जलगांव जिले में आफत बनी हुई है। बाढ़ बारिश की वजह से कई गाँव का संपर्क आपस में टूट चुका है। बाढ़ में तिनके की तरह नदी में बह गई। दरअसल कार की बात हम कर रहे हैं, तिनके की तरह कार नदी में बह गई। ये तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। इससे कुछ दिन पहले तक ये तस्वीरें हिमाचल प्रदेश से सामने आ रही थी, जो पहाड़ी इलाका है, लेकिन अब तस्वीरें जो हैं वो जलगांव से आप देख रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि कैसे नदियों का जलस्तर बढ़ गया है और जो रिहायशी इलाके हैं वहां तक ये पानी पहुंचने लगा है। कई गांव जो है वो पूरी तरह से बाढ़ की चपेट में, आपस में संपर्क टूट चुका है। लोग घरों से बाहर निकलने से पहले 10 बार सोच रहे हैं, लेकिन निकलने की मजबूरी अगर है तो कितना पानी भर चुका है आप तस्वीरों में देख सकते हैं। 2 तस्वीरें, पहली तस्वीर जलगांव की है जहां पर एक कार तिनके की तरह बहती हुई नजर आए। अब देखिए उस कार को बचाने की कोशिश तक नहीं की गई क्योंकि काफी ज्यादा बहाव तेज था पानी का। और उसके बाद दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं कैसे रिहायशी इलाकों में बाढ़ का पानी लोगों की मुश्किलें बढ़ा रहा है। इस बीच बड़ी खबर देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से, जहां महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई से बहुत बड़ी खबर। भारी बारिश से मुंबई बेहाल है, कई जगहों पर जल जमाव की स्थिति है। आज भी भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आज सभी स्कूलों को बंद रखने के निर्देश दिए। मुंबई में आफत की बारिश से लोकल ट्रेन सेवाएं प्रभावित हैं। मुंबई की लाइफलाइन कही जाती है लोकल ट्रेनें, और आज भारी बारिश के चलते इस पर काफी ज्यादा असर पड़ा है। परिचालन कई ट्रेनों का रोकना पड़ा है। अब आपको महानगर में बारिश वाली मुसीबत की 4 तस्वीरें दिखाते हैं। भारी बारिश से साइंस सर्कल, किंग सर्कल में सफर काफी ज्यादा मुश्किल हो चुका है। इधर विरार पानी पानी हो चुका है। मुंबई के हिंद माता जंक्शन पर जल जमाव की स्थिति है और तस्वीरें क्या हैं इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये पूरे मुंबई भर में बारिश के हालातों को बताती हुई तस्वीरें। और चलिए अब आपको जल्दी से बताते हैं कि महाराष्ट्र के किन किन इलाकों में भारी बारिश का संकट है और कहां कहां किस तरह का अलर्ट जारी किया गया है। रेड अलर्ट कहां के लिए? महाराष्ट्र पर आफत काल में रेड अलर्ट है पालघर और रायगढ़ के लिए। इन जगहों पर लगातार बारिश हो रही है। ऑरेंज अलर्ट किन जगहों पर है? पुणे और रत्नागिरी में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। इसके अलावा येलो अलर्ट की बात करें तो राजधानी मुंबई, ठाणे, औरंगाबाद और अकोला, इन क्षेत्रों के लिए ऑरेंज येलो अलर्ट जारी किया गया। इसके अलावा पालघर, अमरावती, बुल्ढाना और वर्धा में भी येलो अलर्ट जारी किया है, यानी कि यहां पर भारी बारिश हो सकती है। वाशिम, यवतमाल और सिंधुदुर्ग में भी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। धुले, जलगांव, कोल्हापुर में भी येलो अलर्ट बारिश को लेकर जारी किया गया है। इन इलाकों के, इन क्षेत्रों के लोगों के लिए काफी ज्यादा एहतियात बरतने को लेकर भी हिदायतें दी गई हैं। इस बीच यवतमाल में भारी बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। बिग ब्रेकिंग, जहां यवतमाल में भारी बारिश से स्थिति काफी ज्यादा खराब है। यहां पर बारिश को लेकर येलो अलर्ट अभी भी जारी है। पानी के तेज बहाव में कैसे बाइक के साथ साथ एक शख्स बह गया, आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। कोशिश की गई इस शख्स को बचाने की, लेकिन इसे बचाया नहीं जा सका। देखिए मोटरसाइकिल के साथ एक शख्स बहता हुआ इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। उफनाती नदी में ये बाइक बहती हुई दिखी, जहां एक शख्स इस पुल से बाइक से उस पार जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हादसे का शिकार हो गया। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, गुजरात से खबर है, जहां भारी बारिश का तीसरा राउंड यहां पर देखने को मिला है।
सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात में मूसलाधार बारिश हो रही है। गिर सोमनाथ जिले में भारी बारिश से आफत, 20 इंच से ज्यादा बारिश होने से बाढ़ जैसे हालात बन गए। नेशनल हाईवे पर 3 से 4 फीट तक पानी भर चुका है। सौराष्ट्र में आज भी भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया, यानी कि राहत मिलती हुई नहीं दिख रही है। भारी बारिश की वजह से गिर सोमनाथ जिले में हर जगह जल भराव के हालात बने हुए हैं। कई गांवों के संपर्क आपस में टूट चुके हैं। 2 से 3 फीट तक पानी गांव में भर चुका है, जिसके चलते लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बाढ़ की वजह से फसलों को काफी नुकसान की भी खबर है। और अगली बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के रामपुर से। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के रामपुर में एक दर्दनाक हादसा सामने आया। पानी से भरे गड्ढे में डूबने से 5 बच्चों की मौत हो गई। बच्चों की मौत के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। ईंट भट्टे के गड्ढे में डूबने से बच्चों की मौत हो गई। पुलिस ने भट्टा मालिक को गिरफ्तार कर लिया है। मामला शाहबाद कोतवाली के गहनी क्षेत्र का है, जहां गांव गदमर पट्टी के 7 बच्चे यहां बकरी चराने गए थे, जिसमें से 4 बच्चियां यहां गड्ढे में नहा रही थी। ये गड्ढे भट्टे पर ईंट बनाने के लिए खोदे गए थे, लेकिन नहाते नहाते वो आगे वाले गड्ढे में पहुंच गए और अचानक डूबने लग गए। इसी दौरान बच्चों के साथ आए एक युवक ने उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन वो भी डूब गया। पुलिस ने भट्टा मालिक को इस लापरवाही के लिए गिरफ्तार भी कर लिया है। और अगली ब्रेकिंग जम्मू कश्मीर के अखनूर से, जहां अखनूर में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है चुनाव नदी। सामने आई नदी में खतरनाक उफान की तस्वीरें। आसपास के 14 गांव और 6 पंचायतों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। लोगों को दरिया के पास नहीं जाने की हिदायत दी गई। बुधवार को भारी बारिश से क्षेत्र के नालों में बाढ़ आ गई है। भारी बारिश के चलते जोडिया, सोहल और मेरा मेंदरिया सड़क पर पानी भरने की वजह से वाहनों की आवाजाही कई घंटों तक बाधित रही। तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। चुनाव नदी में खतरनाक उफान की तस्वीरें इस वक्त अब आप टीवी स्क्रीन पर 5 तस्वीरें देख रहे हैं, और ये पैन इंडिया आप तस्वीरें देख रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि एक तरफ जहां मुंबई में बारिश से परेल के एलिफिंस्टन ब्रिज पर पानी लग गया, तो गुजरात के गिर सोमनाथ इलाके में 325 लोगों को रेस्क्यू करने के लिए ऑपरेशन चलाना पड़ा। वाराणसी में गंगा का जलस्तर उफान पर है। घाट अब धीरे धीरे गंगा की आगोश में समाते जा रहे हैं। घाट की सीढ़ियां और छोटे बड़े मंदिर पानी में समा चुके हैं और विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती का स्थल भी बदलना पड़ा। इस बीच महाराष्ट्र के रायगढ़ में रसायनी के पास आपचा गांव जलमग्न हो चुके हैं, जहां गांव से सटे पाताल गंगा नदी का जलस्तर बढ़ जाने की वजह से गांव में पानी घुस गया है और बाढ़ जैसे हालात नजर आ रहे हैं। और गुजरात के भावनगर की भी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां बिजली गिरने की घटना वहां कैमरे में कैद हो गई। और आने वाले कुछ घंटों में बारिश को लेकर क्या स्थिति रहने वाली है, अब आप एनिमेशन ग्राफिक्स के जरिए असल तस्वीर समझिए। जम्मू कश्मीर, जहां लैंडस्लाइड और बाढ़ से 8 लोगों की मौत हो गई है। आपको ये बता दें कि हिमाचल प्रदेश में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। 4 दिन तक तेज बारिश होगी और 682 सड़कें 9 दिनों से बंद है। तो ये आफत की बारिश को लेकर हम आपको ग्राफिक्स बता रहे हैं। पंजाब का हाल समझिए। बारिश का येलो अलर्ट यहां पर जारी किया गया है। व्यास घग्गर ने यहां पर जमकर तबाही मचाई और तरन तारण के कई गांव में पानी घुस चुका है। तो ये पूरे पंजाब की स्थिति है। ये राज्यवार हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कहां क्या हो रहा है। गुजरात की बात करें तो राजकोट, गिर सोमनाथ में भारी बारिश हुई, कई इलाके जलमग्न हो चुके हैं। महाराष्ट्र की बात करें तो मुंबई में भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। कई इलाकों के लिए रेड अलर्ट भी है तो कई के लिए येलो अलर्ट है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें, नगर निगम पूरी तरह से अलर्ट हैं। बड़ी बात यह कि मुंबई में हाई टाइड का अलर्ट जारी किया गया है और इन अलर्ट्स को देखते हुए ज्यादातर स्कूल कॉलेजेस जो हैं वो पूरी तरह से बंद कर दिए गए हैं। इसके अलावा तेलंगाना की बात करते हैं, भारी बारिश को लेकर यहां पर भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। 2 दिन के लिए यहां पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, यानी कि 2 दिन यहां पर भारी से भारी बारिश हो सकती है। असम की बात करें तो बाढ़ से अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है और असल स्थिति है कि 1 लाख से ज्यादा लोग अब तक इस बाढ़ से प्रभावित हो चुके हैं। कई लोगों को तो सुरक्षित स्थानों पर ले जाना पड़ा, यानी कि अलग अलग स्थानों पर उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना पड़ा। अब आपको 1 मिनट में दिखाते हैं देश भर से आई बाढ़ बारिश की 4 बड़ी तस्वीरें। लगातार बारिश के बाद मुंबई के कई इलाकों में भारी जल जमाव हो चुका है। मुंबई का हिंदमाता इलाका पूरी तरह से पानी में डूब गया। लोग घुटने तक पानी में अपने रोजमर्रा के कामकाज निपटाने को मजबूर हैं। बारिश के पानी में एक ट्रक भी बीच सड़क पर फंसा हुआ दिखाई दिया। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में बारिश से हाल बेहाल है। पूरे इलाके में बाढ़ का पानी भर चुका है। उधमपुर के एमएच चौक इलाके के करीब 2 मकानों पर खतरा मंडराने लगा है। मिट्टी के कटाव की वजह से मकान गिरने का खतरा है। घर में रहने वालों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। गुजरात के गिर सोमनाथ में बाढ़ की ड्रोन तस्वीरें सामने आई। पूरा शहर पानी में डूबा हुआ नजर आ रहा है। सड़कों पर लबालब पानी भरा हुआ है। मौसम विभाग ने लगातार भारी बारिश को लेकर आशंका जाहिर की। और हिमाचल प्रदेश में भारतीय वायुसेना रेस्क्यू करने के साथ साथ लोगों को मदद भी पहुंचा रही है। कुल्लू में सेना हेलीकॉप्टर से लोगों के लिए खाने और खाने का सामान पहुंचाया गया। कुल्लू के कई इलाके अभी भी संपर्क से बाहर हैं।
और बड़ी खबर गुजरात से आपको बता दें, अहमदाबाद में बहुत बड़ा सड़क हादसा सामने आया, जहां स्कॉन ब्रिज पर भयंकर हिट एंड रन की घटना देखने को मिली। सड़क हादसे को देख रहे लोगों को एक जगुआर कार ने रौंद दिया। हादसे में पुलिस कांस्टेबल समेत 9 लोगों की मौत हो गई। एक्सीडेंट में 13 लोग बुरी तरह से जख्मी बताए जा रहे हैं। जो लोग इस सड़क हादसे का शिकार हुए, बताया जा रहा है कि वो बोटाद सुरेंद्र नगर के रहने वाले थे। बताया जा रहा है कि 150 किलोमीटर की स्पीड से जगुआर कार ने सभी को रौंद दिया। कार की स्थिति देखकर आप अंदाजा लगा पाएंगे कि कितना भीषण सड़क हादसा है। 2 कारें हादसे का शिकार हुई। पहले तो एक गाड़ी जो थी थार, वो डंपर से टकरा गई। उसके बाद जब लोग हादसे को देख रहे थे तो पीछे से आ रही एक तेज जगुआर कार ने लोगों को रौंद दिया, जिसके चलते 9 लोगों की मौत हो चुकी है। बड़ी बात यह है कि जो जगुआर कार का ड्राइवर था वो भी जख्मी हो गया है। फिलहाल पुलिस इस मामले में कार्रवाई की बात कह रही है। और चलिए अब आपको एनिमेशन ग्राफिक्स के जरिए बताने की कोशिश करते हैं कि हादसा हुआ कैसे। देखिए, ये एनिमेशन ग्राफिक्स आपको सब बता देगा। पहले ये थार गाड़ी जो थी वो आमने सामने से टकरा जाती है इस डंपर से, लेकिन ये जब हादसा होता है तो लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि हुआ क्या, कहीं कोई इसके अंदर कोई घायल तो नहीं है। और फिर दूसरी तरफ से एक और गाड़ी जो होती है वो आ जाती है, और ये जगुआर कार जो है बताया जा रहा है 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रही थी। और ये एनिमेशन ग्राफिक्स आपको बता रहा होगा कि कैसे ये पूरा हादसा हुआ। पहले 2 गाड़ियां आपस में टकराती हैं और फिर उसके बाद तीसरी गाड़ी वहां हादसे को देख रहे लोगों को रौंदते हुए चली जाती है। 10 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि अभी भी 15 लोग जो हैं वो जख्मी बताए जा रहे हैं। फिलहाल क्या स्थिति है, इसको लेकर पुलिस वहां पर आगे की जांच पड़ताल कर रही है। तो ये अहमदाबाद में सबसे बड़े हादसे की तस्वीर हमने आपको दिखाई। पहले हादसे का शिकार हुई थी थार कार। अब हम आपको पूरा सीक्वेंस बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे हादसा हुआ। ये पहले थार गाड़ी जो थी वो हादसे का शिकार हुई। स्कॉन ब्रिज पर ये थार का हादसा सामने आया था। थार हादसे के बाद ब्रिज पर लोग इकट्ठा हो गए। जो अमूमन होता है कि हादसा होता है तो लोग वहां पर चले जाते हैं कि भाई किसी को मदद की जरूरत तो नहीं है, तो लोग यही करने पहुंचे थे। फिर अचानक 150 किलोमीटर की रफ्तार से एक जगुआर कार आती है। स्कॉन ब्रिज पर जमा लोगों को ये जगुआर कार रौंदती है और आगे बढ़ जाती है। जगुआर की टक्कर से वहां पर मौजूद कांस्टेबल समेत कुल 9 लोगों की मौत हो गई। जगुआर की टक्कर में 10 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। सभी घायलों को 16 सिविल अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवा दिया गया है, जहां उनकी जान बचाने की कोशिश की जा रही है। कईयों की हालत गंभीर बताई जा रही है। मरने वालों में बोटाद सुरेंद्र नगर के लोग शामिल हैं, जिनके साथ यह हादसा हुआ। जगुआर का ड्राइवर भी सिम्स अस्पताल में रेफर है, जहां इसकी भी हालत गंभीर बताई जा रही है। लेकिन हादसा कैसे हुआ, क्योंकि 150 किलोमीटर की रफ्तार से अगर कार दौड़ रही है तो बड़ी बात यह है कि इसका मतलब यह है कि ये ओवर स्पीडिंग का मामला है। और फिलहाल इस मामले में क्या कार्रवाई की जाती देखने वाली बात है। हमारे सहयोगी सिद्धार्थ पांड्या मौके से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, वो हम आपको दिखाएंगे। तस्वीरें भी हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये भीषण हादसा है जो कि अहमदाबाद से सामने आया। और सिद्धार्थ पांड्या हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, अब से कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे और वो बताएंगे कि कैसे यह हादसा हुआ। लेकिन हम आपको एक एक तस्वीर इसकी बताने की कोशिश कर रहे हैं। ये 2 गाड़ियां हादसे का शिकार हुई हैं। दरअसल हादसा पहले थार गाड़ी का हुआ था, जो आप दूसरी तस्वीर में देख रहे हैं। वो जब गाड़ी का हादसा हुआ तो लोग वहां पर पहुंच गए और फिर उसके बाद जगुआर कार वहां पर मौजूद लोगों को रौंदते हुए आगे बढ़ गए। हमारे साथ सिद्धार्थ पांड्या जुड़े हुए हैं। सिद्धार्थ, फिलहाल क्या अपडेट इस मामले में? देखिए, इस वक्त हम मौजूद हैं जहां पर वो पूरी दर्दनाक घटनाक्रम जो एक्सीडेंट जो है, जो हिट एंड रन का केस हुआ वो हुआ। आप देखिए यहां पर डिमार्केशन किया जा रहा है, गाड़ियां यहां से उठा ली गई हैं और ये वही डिमार्केशन है जहां पे पहला एक्सीडेंट हुआ, जहां पे थार और डंपर का एक्सीडेंट हुआ। यहां पे थार खड़ी हुई थी, तो अगर आप देखेंगे ये पूरा व्हाइट मार्क जो बना है, यहां पर थार खड़ी थी और उसके पीछे से फिर 150 किलोमीटर की रफ्तार से जगुआर गाड़ी आती है। ये जो है ये इस्कॉन ब्रिज के पास आया, इस्कॉन ब्रिज है और ये एसजी हाईवे से कहते हैं। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ आप देखिए, यहाँ पे सब जो बची हुई चीजें हैं, जो निशानियां हैं, ये निशानियां बताती हैं कि आखिर क्या स्थिति होगी। ये जगुआर कार के पीछे के हुक बटन्स है और पूरी चीजें यहाँ पर टूट चुकी हैं। अगर आप देखें गाड़ी के आगे का पट्टे, कुछ लोगों के यहाँ बेल्ट्स पड़े हैं आखिरी जिंदगी के, कुछ लोग जिन्होंने अपनी आखिरी सांसें यहाँ गिनी होगी, कुछ की चेन्स यहाँ पे पड़ी हुई हैं, कुछ विजिटिंग कार्ड्स यहाँ पे पड़े हुए हैं उन लोगों के। जो 6 लोग थे, बताया जा रहा है जो 6 लोग थे वो पीजी स्टूडेंट्स थे, उन लोगों के साथ ये पूरा दुखद हादसा हुआ। उन्होंने जान गंवाई। जब जगुआर ने हिट किया उन लोगों को, जब खड़े थे तो 6 के 6 लोग घटनास्थल पे मर गए, यहाँ पे उनकी जान चली गई बहुत बुरी तरीके से। और बारिश यहाँ हो रही थी। मैं आपको दिखाता हूं कि आगे कहां पे हिट किया, वो भी मार्क पूरी तरह से डीमार्क हो चुका है। अगर आप यहां पे देखें तो ये पूरा मार्क किया गया है अहमदाबाद ट्रैफिक पुलिस द्वारा। ये वही जगह है जहां पे हिट हुआ, एग्जैक्टली ये सेम लोकेशन है, यहां पे पूरा हिट हुआ। यहां पे जगुआर गाड़ी जो है वहां से हिट करके यहां आई
और यहां से फिर पूरी गाड़ी आगे की तरफ गई। तो ये एक यहाँ पे पूरा डीमार्क किया गया है जहां से पता चल सके, इसकी पूरी स्टडी की जा सके। अगर आप गाड़ी की बात करें, देखिए कितनी खतरनाक ये टक्कर रही होगी। ये देखिए पूरी तरह से परखच्चे उड़ गए हैं गाड़ी के। यहाँ पे ये जैगुआर गाड़ी की चीजें पड़ी हुई हैं, आगे की जो फ्रंट बोनेट होता है उसके अंदर की चीजें पड़ी हुई हैं। इसे आप देखिए, ये देखिए ये अंदर का पूरा जो वो एसी कूलेंट का वो होता है वो भी पड़ा हुआ है। सारी चीजें यहाँ पे एक के बाद एक पड़ी हुई हैं। इस पूरी चीजों से अंदाजा लगता है कि आखिर कितना जबरदस्त ये पूरा जो टक्कर रही होगी और किस तरह से हिट एंड रन किया। जो सबसे बड़ी बात निकल करके आ रही है कि जिस शख्स ने इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया, जो इसके पीछे शामिल है, उसका नाम तथ्य पटेल है, ये फिलहाल बताया जा रहा है। उसके साथ जैगुआर आगे क्या कार्रवाई की जाती है इस पर नजर बनाए रखिए। आपसे तमाम अपडेट्स हम आगे भी लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। तो लापरवाही अक्सर दुर्घटना को बुलावा देती है। अहमदाबाद में हुए इस खतरनाक हादसे में यह पता चल रहा है कि इधर सूरत में एक ड्राइवर की लापरवाही से महिला की जान पर बनाई। 30 सेकंड में आपको पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं। सड़क पर लापरवाही अक्सर बड़ी दुर्घटना का कारण बनती है। एक ऐसा ही वीडियो गुजरात के सूरत से सामने आया है। इस हादसे का सीसीटीवी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। तस्वीरों में दिख रहा है कि एक बूढ़ी महिला सड़क किनारे आराम से खड़ी है। तभी वीडियो में एक एम्बुलेंस पीछे की तरफ आते हुए दिखती है। महिला थोड़ा पीछे हटकर खड़ी हो जाती है, लेकिन एम्बुलेंस पीछे होते हुए महिला को टक्कर मार देती है। महिला एम्बुलेंस के नीचे आ जाती है। ड्राइवर थोड़ी देर बाद गाड़ी को आगे की तरफ करता है। घायल महिला का अस्पताल में इलाज चल रहा है। और अगली बड़ी खबर संसद के मानसून सत्र से जुड़ी हुई। संसद के मानसून सत्र का आज से आगाज होने जा रहा है। 11 अगस्त तक चलेगा मानसून सत्र। सत्र में दोनों सदनों की कुल 17 बैठकें प्रस्तावित हैं। सत्र के दौरान 31 नए विधेयक पेश किए जा सकते हैं। मानसून सत्र के हंगामेदार रहने के आसार भी हैं। मणिपुर हिंसा का मुद्दा विपक्ष उठा सकता है, हालांकि सरकार इस बात पर राजी है कि वो उस पर चर्चा करे। मानसून सत्र के दौरान संसद में 31 नए विधेयक पेश किए जा सकते हैं। इनमें से कई बिल बहुत अहम है। इसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार संशोधन विधेयक 2023 भी शामिल है। सत्र में सुचारू कामकाज के लिए सरकार ने सर्वदलीय बैठक कल बुलाई थी, जिसमें यूसीसी का मुद्दा उठा। विपक्ष मानसून सत्र में यूसीसी पर चर्चा चाहता है। इधर शिवसेना शिंदे गुट के सांसद राहुल शिवाले ने यूसीसी बिल लाने की मांग की है। और अब आपको जल्दी से बता दें कि कौन कौन से अहम बिल संसद में पेश किए जाने हैं। ग्राफिक्स के जरिए जरा समझिए। दरअसल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन विधेयक इसमें पेश किया जाएगा। बिल क्या है जरा समझिए। दिल्ली विधानसभा और उपराज्यपाल की शक्तियों और जिम्मेदारियों में संशोधन की बात इस बिल में कही गई। इसके अलावा एक और अहम बिल डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, इसे भी संसद के पटल पर रखा जाएगा। और ये बिल में क्या है, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन को कानूनी दायरे में लाना, ये इसमें प्रावधान है। अगले बिल की बात करें तो ये जन विश्वास बिल है, जहां कई अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने की मांग की गई थी और उसी से संबंधित ये बिल आज सदन के पटल पर रखा जा सकता है। प्राचीन स्मारक और पुरातात्विक स्थल और अवशेष बिल भी सदन के पटल पर रखा जाएगा। बिल में क्या है वो समझिए। ऐतिहासिक स्मारकों के आसपास के इलाकों को चिन्हित कर वहां प्रवेश को प्रतिबंधित किया जाए, इस बात को इस बिल में प्रावधान के तौर पर रखा गया। डीएनए टेक्नोलॉजी रेगुलेशन बिल भी सदन के पटल पर पेश किया जाएगा। पहचान स्थापित करने के लिए डीएनए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए, इस बिल में इस बात को रखा गया। तो ये अहम बिल हैं जिस पर चर्चा की जाएगी और सरकार इस बिल पर सदन के पटल पर रखेगी। लेकिन विपक्ष का रुख क्या होगा? देखिए, सत्र की शुरुआत से पहले विपक्ष की बैठक बुलाई गई। नए गठबंधन इंडिया की पहली बैठक सुबह 10 बजे संसद भवन में विपक्ष की मीटिंग। सरकार को घेरने की रणनीति बनाएगी इंडिया। मानसून सत्र की शुरुआत से पहले विपक्षी दल मिलकर एक कॉमन एजेंडा तय करेंगे, जिसमें वो तमाम मुद्दे शामिल किए जाएंगे जिन पर सरकार को सदन में घेरने की कोशिश होगी। सूत्र बता रहे हैं कि विपक्षी गठबंधन की यह बैठक राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के संसद भवन स्थित कक्ष में होगी और इसमें एक सुर में कैसे ये जो नया गठबंधन हुआ है, जिसका नाम इंडिया दिया गया है, वो कैसे सरकार को घेरे, इस पर चर्चा की जाएगी। और इंडिया गठबंधन को लेकर एक बड़ी खबर आपको बता दें। गठबंधन का नाम इंडिया रखने के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई गई। दिल्ली के बाराखंबा रोड पर शिकायत दर्ज करवाई गई। प्रतीक अधिनियम का उल्लंघन करने का आरोप अपनी शिकायत में दी गई है, जहां देश के नाम के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाया गया है। फिलहाल इस मामले में किस तरह से कार्रवाई की जाती है? वैसे विपक्ष तो इस नाम को लेकर काफी आशान्वित है, लेकिन अब इस मामले को जब कानूनी दायरे में रखा जा रहा है तो किस तरह से कार्रवाइयां की जाती हैं, यह देखना सबसे ज्यादा अहम होगा। इधर राजस्थान के राजसमंद में कैमरे में रिकॉर्ड हुआ सुसाइड का वीडियो। अगले 30 सेकंड में देखिए दिल दहला देने वाली तस्वीर।
राजस्थान के राजसमंद से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया है। तस्वीरों में दिख रहा है कि एक युवक पहले पुल की बाउंड्री पर खड़ा होता है और कुछ देर तक इधर उधर हाथ हिलाता रहता है। दूर खड़ा एक शख्स इस पूरे मामले का वीडियो बना रहा होता है। तभी युवक अचानक नीचे छलांग लगा देता है। इसके छलांग लगाते ही जमीन पर गिरने की एक जोरदार आवाज आती है। लोग मौके पर पहुंचते हैं तो युवक बेसुध जख्मी हालत में पड़ा होता है। स्थानीय लोगों ने उसे अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। देवभूमि उत्तराखंड की करते हैं, जहां पर उस वक्त हादसा हो गया जब चमोली हादसे का एक वीडियो सामने आया। दरअसल वीडियो सामने आया है उत्तराखंड में हादसे का, और हादसा कब हुआ ये भी आपको बताएंगे। एसटीपी प्लांट में करंट दौड़ने का वीडियो सामने आया। नमामि गंगे प्रोजेक्ट साइट पर अचानक करंट फैल गया। करंट लगने से 6 पुलिसकर्मी समेत कुल 16 लोगों की मौत हो गई। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं। करंट कैसे दौड़ा ये बड़ा सवाल है। हादसे का दर्दनाक वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। हादसे में 10 से ज्यादा लोग झुलस गए, जिनमें से कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं। लोगों को हेलीकॉप्टर से एम्स ऋषिकेश में भर्ती करवाया गया है। बताया जा रहा है कि मंगलवार देर रात सीवर प्लांट के चौकीदार की करंट लगने से मौत हो गई थी, जिसकी जानकारी पर पुलिस और स्थानीय लोग सीवर प्लांट के पास पहुंचे। अचानक फिर से प्लांट में करंट दौड़ उठा, जिसके बाद ये बड़ा हादसा सामने आया। मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर हमने डिजिटल इंक्वायरी सेटअप कर दी है अपर जिलाधिकारी अभिषेक त्रिपाठी जी के अध्यक्षता। और इस डिजिटल इंक्वायरी का उद्देश्य यही होता है कि इस घटना के कारणों का विवेचना करना और साथ ही जो संबंधित दोषी हैं उनका उत्तरदायित्व भी निर्धारित करना। और अगले 30 सेकंड में आपको दिखा दें बुधवार की रात आखिर क्यों परेशान हुए व्हाट्सएप यूजर्स। बुधवार की रात व्हाट्सएप यूजर्स के लिए थोड़ी मुश्किल भरी रही। दुनिया भर के लाखों यूजर्स को देर रात व्हाट्सएप के इस्तेमाल में परेशानी का सामना करना पड़ा। रात करीब 1 घंटे तक व्हाट्सएप डाउन रहा। भारतीय समय अनुसार रात करीब 1:30 बजे व्हाट्सएप डाउन हो गया। सोशल मीडिया पर यूजर्स ने व्हाट्सएप डाउन होने और इस्तेमाल करने में आ रही परेशानी को लेकर शिकायत की। हालांकि इस समस्या को लेकर व्हाट्सएप ने अभी तक कोई बयान जारी नहीं किया है। और पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर को लेकर एक अहम जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं, जिसके मुताबिक सीमा हैदर मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। तीसरे शख्स की मदद से सीमा हैदर ने सरहद को पार किया था। यूपी एटीएस के रडार पर सीमा का ये तीसरा फोन। सिम नहीं होने के बाद भी अपने पास ये फोन रखती थी। आज भी सीमा हैदर और सचिन मीणा से पूछताछ हो सकती है। पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर से यूपी एटीएस की टीम लगातार 3 दिन से पूछताछ कर रही है। खुलासे के मुताबिक सीमा हैदर 10 मार्च को नेपाल पहुंची थी। इसी दिन सचिन मीणा भी भारत से नेपाल पहुंचा था। दोनों 17 मार्च तक काठमांडू में साथ में रहे, जिसके बाद सीमा हैदर 17 मार्च को वापस पाकिस्तान चली गई। 11 मई को सीमा अपने 4 बच्चों को लेकर पाकिस्तान से चली थी और 13 मई को काठमांडू होते हुए चोरी छिपे ये भारत पहुंच गए। लेकिन अब जांच एजेंसी के रडार पर है और जांच एजेंसियां लगातार इनसे पूछताछ कर रही है। और सीमा हैदर से जुड़ी एक और जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं, जहां स्पेशल डीजी प्रशांत कुमार का इस मामले को लेकर बड़ा बयान सामने आया। सीमा हैदर मामले की हर एंगल से जांच की जा रही है। प्रशांत कुमार ने यह बात कही है। सीमा को पाकिस्तान डिपोर्ट करना गृह मंत्रालय का काम है। सीमा को डिपोर्ट करें या फिर नहीं, एजेंसीज देख रही हैं। माना जा रहा है कि यूपी एटीएस सीमा के पहले पति गुलाम हैदर से फोन पर बात कर सकती है। इस दौरान जांच टीम सीमा के बयान को गुलाम के बयानों से मैच करेगी, जिसके बाद जांच टीम रिपोर्ट बनाएगी, जिसे गृह मंत्रालय को सौंपा जाए। लेकिन प्रशांत कुमार कह रहे हैं कि यह गृह मंत्रालय को तय करना है, पाकिस्तान भेजा जाए या फिर नहीं। ये मामला 2 राष्ट्रों के बीच जुड़ा हुआ है। इसमें जब तक पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिल जाते कुछ भी करना उचित नहीं। किस बिंदु पर जांच हो रही, क्या नहीं वो तो जब एक बार वो जेल जा चुकी है, उसके बाद बेल पे है। अब उसके बाहर भेजने की जो विधिक प्रक्रिया है उस हिसाब से कार्रवाई चल रही है। इस बीच सीमा नेपाल के जिस होटल में रुकी, उस होटल के मालिक से हमने बातचीत की। बातचीत के दौरान हमें यह पता चला कि जब पहली बार सीमा नेपाल आई थी तब उसके साथ बच्चे नहीं थे। सुनिए सीमा को लेकर होटल के मालिक का क्या कहना है। वो लोग पहले सचिन आया था, तो सचिन पहले दिन आया तो सचिन ने होटल बुक किया, तो उसने बोला कल हमारी बीवी भी आने वाली है। तो फिर उन्होंने वो जो सीमा है वो दूसरे दिन आई। दूसरे दिन आने के बाद वो लोग 6-7 दिन बैठा। जब जाने के बाद भी पहला सीमा चली गई थी, तो दूसरे दिन फिर वो सचिन गया था।